नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में और टेस्ट तिहार के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से रोज 10 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये जो सीरीज में जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो प्रीवियस ईयर में सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में आए हुए हैं, जिसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं। और इस सीरीज से जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्जाम एडीआई, सीजीएसआई, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी आरक्षक, अमीन, प्रयोगशाला और भी अलग अलग सीजी व्यापम के एग्जाम और सीजीपीएससी के आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं। तो आइए आज का हमारा क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। आप लगातार बने हुए हमारे चैनल के साथ, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आज हमारा 38वें नंबर का सीरीज चलेगा। 37 सीरीज अभी तक अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और कई लोग इस पीडीएफ की मांग कर रहे थे। दोस्तों मैं बता दूं कि हम 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का संकलन किए हैं, जिसके लिए हम मात्र 5 रुपए का चार्ज कर रहे हैं पीडीएफ के लिए। पीडीएफ का जो वो है लिंक है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसके लिए आपको सिंसियरिटी दिखाने के लिए 5 रुपए का चार्ज मात्र देना होगा। और अगर आपको 500 प्रश्नों का संकलन चाहिए 1 से लेकर 500, तो उसके लिए हमने मात्र 25 रुपए का दर डिसाइड किया है, ताकि हमारे पीडीएफ बनाने वाली टीम को मदद हो सके और आपके एफर्ट्स भी पढ़ने के लिए दिख सके। ये हम पीडीएफ टेस्ट तिहार के हिसाब से हमने डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें हम वही मैंने बताया कि 100 प्रश्नों के संकलन के लिए हम मात्र 5 रुपये की भुगतान आपसे उम्मीद कर रहे हैं। और ये क्यूआर कोड है, अगर जैसे ही आप स्कैन कर लेते हैं या पेमेंट कर लेते हैं तो इन नंबर पे आप शेयर कर दीजिए स्क्रीनशॉट, आपको इमीडिएट क्वेश्चन मिल जाएगा, सेम पीडीएफ मिलेगा। और अगर आपको चाहिए टोटल 500 प्रश्न, तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको भुगतान करना होगा कितना रुपए? मात्र 25 रुपए। ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए काम आएंगे। माफ कीजिए, सीजीपीएससी अभी सीएमओ आने वाला है, सीजी पुलिस का आने वाला है, अमीन पटवारी आने वाला है, उसके अलावा एसीएफ का भी आने वाला है, चर्चा में है। और अलग अलग एग्जाम में आपको काम आएंगे। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो आप यूट्यूब तो देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ ये हमारा व्हाट्सएप का चैनल है, और ये हमारा टेलीग्राम का है और ये हमारा इंस्टाग्राम का है। आप जरूर हमसे जुड़े। ये प्रश्नों का संकलन हम आपको शेयर करते रहेंगे और आपको मदद करते रहेंगे। चलिए आज का हमारा प्रश्न चालू करते हैं। हमारा कौन से नंबर का क्वेश्चन था? 381 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए। मैंने कई दोस्तों से पूछा था इस सीरीज का क्वेश्चन और कई लोगों ने आंसर भी किया है। काफी सुंदर आंसर किया है, क्योंकि उन लोगों ने छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ा है। चलिए हम देखते हैं, इस राज्य में नियुक्त निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक के कार्यकाल में सावंत भारती का विद्रोह हुआ था? आपको बताना है छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षकों के खिलाफ या राजाओं के खिलाफ, काकतीय राजाओं के खिलाफ अलग अलग विद्रोह हुए, लेकिन सावंत भारती का विद्रोह कौन से ब्रिटिश अधीक्षक के खिलाफ हुआ था, उसके समय हुआ था? तो दोस्तों आपको पता है 1818 से 1830 के बीच में अंग्रेजों के नियंत्रण में, ब्रिटिशों के नियंत्रण में छत्तीसगढ़ आ गई थी। क्योंकि पहले मराठों से लेकर के 1818 में कौन आ गए थे? अंग्रेज आ गए थे। और अंग्रेजों ने अधीक्षकों की नियुक्ति की थी। पहले अधीक्षक थे कौन? आपके एडमंड, अंतिम थे आपके क्राफर्ड। लेकिन सावंत भारती का विद्रोह मेजर एगेन्यू के समय हुआ था। मेजर एगेन्यू के समय क्यों हुआ था? क्योंकि मैक्सिमम रिफॉर्म लाने का काम मेजर एगेन्यू किए। रिफॉर्म मतलब बदलाव जो किया, राजधानी का बदलाव किया। रतनपुर से रायपुर लेकर के आए, रतनपुर से उन्होंने रायपुर लेकर के राजधानी आया। परगनों का पुनर्गठन किया, परगना जो था उसका पुनर्गठन किया। तो इन सब के कारण इसके खिलाफ काफी आंदोलन और विद्रोह हुए। ठीक है दोस्तों, तो मेजर एगेन्यू आपका आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का सावंत भारती का विद्रोह मेजर एगेन्यू के कार्यकाल में हुआ था। सावंत को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया, इससे मृत्युदंड सुनाया गया। उन्हें क्या किया गया? मृत्युदंड सुनाया गया। अनुनय विनय के पश्चात मृत्युदंड को आजीवन कारावास के रूप में बदल दिया गया। ये एक नया वर्ड सुन रहे होंगे, अनुनय विनय मतलब आवेदन करना सजा माफ करने के लिए, तो उसको आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। ध्यान रखेंगे, सावंत भारती जो है वो, उनका विद्रोह मेजर एगेन्यू के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपको बताना है भैया प्रमुख रियासत और उसके राजवंश को क्या बोला जाता है। इस सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो चले इतने
हैं जिस क्षेत्र में आप रहते हो, जैसे बस्तर, राजनांदगांव या सरगुजा, उस क्षेत्र के राजा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करो। अगर कोई दोस्त सरगुजा तरफ का रहता है तो आपको पता है कि टी.एस. सिंहदेव, जिसको तीरथ सिंह देव बोलते हैं, टी.एस. सिंहदेव, है ना, इस राजवंश का क्या नाम है? इन लोग राजपूत हैं। कौन है? राजपूत। और कौन से राजपूत? राजपूत में भी एक है, रक्सेल राजपूत। तो आपका ए वाला आएगा दोस्तों तीसरा, ए वाला आएगा आपका तीसरा। फिर उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आ जाइए रायगढ़, सॉरी बस्तर। बस्तर तो लगभग लोगों को पता है यार, ये कि काकती वंश के शासक लोगों ने यहाँ पे शासन किया है। तो इतने में अगर आपका ऑप्शन मिल रहा है तो एक बार चेक कर लेते हैं। पहला वाला तीसरा, देखो भाई पहला वाला तीसरा, अरे भाई पहले में ही मिल गया, पहला वाला ए वाला तीसरा, बाकी किसी में नहीं दिए तीसरा। क्लियर है ना? अगर ये भी नहीं पता था तो चलो मान लेते हैं बस्तर तो पता होगा। बी वाले में पहला, तो देखो बी वाले में अकेला पहला इसी में, किसी में नहीं है। तो इतने में ही आपका ऑप्शन मिल गया। लेकिन हम तो अगले परीक्षा की तैयारी करते, तो हमको तो जानना सभी को है। तो चलिए, रायगढ़ में कौन से वंश का शासन था बताओ? रायगढ़ में आपका राजगोंड वंश का शासन था। राजनांदगांव में बैरागी वंश का शासन था। राजनांदगांव में बैरागी वंश का शासन था। इसी के साथ चारों आप ध्यान रख लेना, आपको अगले परीक्षा के लिए काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 383 नंबर का, 383 नंबर का ब्लू वाला ठीक रहता है। इस राज्य में कलचुरी राजवंश के, कलचुरी की बात हो रही, ध्यान रख लो, निम्नलिखित शासकों ने अपनी पूर्व राजधानी तुम्मान से शासन किया। देखो मैं थोड़ा इतिहास बता दूं, कलचुरी राज के वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है बताओ? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ ना, कलिंग राज को माना जाता है। किसको माना जाता है? कलिंग राज को माना जाता है। इसके पहले लोगों ने जो शासन किया वो पाली करके जो जगह था, जहां पे उड़ीसा के शासकों का शासन था। तो उनके खिलाफ जो विक्रमादित्य थे उनको हराया गया, इनको हराया गया था और उसके बाद भगा दिया गया। तब पाली से राजधानी स्थानांतरण की गई थी, कहाँ? तुम्मान। कहाँ की गई थी? तुम्मान। राजधानी बोलने से पहली बार तुम्मान में ही राजधानी की स्थापना की थी। उसका तुम्मान से काफी सारे लोगों ने शासन किया। फिर तुम्मान से अपना अगला शासन आ जाएगा रतनपुर। तो ये इतिहास क्रम को जरूर जानना है, ठीक है? तो अब बताओ, तुम्मान में जिन्होंने राजधानी स्थापना की उन्होंने तो जरूर शासन किया होगा। तो वो कौन थे? आपके भैया कलिंगराज जी। कौन? कलिंगराज ने शासन किया तुम्मान से। उसके बाद उसका भाई आ गया कमल राज, कमल राज ने भी शासन किया। और उसके बाद उसका भी भाई बेटा, जो भी समझ लो, रत्नराज। कौन? रत्नराज। रत्नराज ने ही तुम्मान को बदल करके रतनपुर किया था, तुम्मान को बदल के रतनपुर किया था। लेकिन तुम्मान से तो शासन किया ही था। तो आपका ए वाला, मतलब 1, 2 और 3, तीनों सही होगा। तो ए ऑप्शन में देख लो, 1, 2, 3। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। ये देखो, ये सीजी व्यापम 2018 के एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहा हूँ जो प्रीवियस में पूछे गए थे। और यही वाला क्वेश्चन घूम फिर करके कुछ न कुछ नए प्रश्नों के रूप में आपके सामने परीक्षा में देखे जाते हैं। और मेरा ये एक्सप्लेनेशन का मुद्दा ये नहीं कि आपको आता है, आपको कुछ नए फैक्ट मिल जाएंगे तो बार बार पूरी मोटी मोटी किताबें नहीं पड़ेंगी, और सिर्फ एमसीक्यू से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। आप वीडियो को एक बार दो बार देखिए, आपको याद भी हो जाएगा और परीक्षा में खूब मदद भी करेगा। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश के कलिंगराज, कमलराज, रत्नराज, और उसी को रतनदेव भी बोलते हैं, भूलना मत, ने अपनी पूर्व राजधानी तुम्मान से शासन किया। ठीक है, तुम्मान से शासन किया। लेकिन रत्नदेव ने क्या किया? तुम्मान से शासन इतना इतना में किया, करने वाला अंतिम कलचुरी शासक था। क्योंकि इन्होंने क्या बसाया भाई? रतनपुर शहर बसाया और इसको राजधानी बना दिया। तालाबों की नगरी बोली जाती है रतनपुर को, है ना। महामाया मंदिर है हमारी, महामाया मंदिर है हमारी। और रतनपुर के बारे में खूब सारा फैक्ट है ना। तो इसको चलो आप लोग तो पढ़े ही हो। 384 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य में मराठा सूबेदार तथा घटना सुमेलित नहीं है? देखो, किसी को लग रहा है यह वीडियो स्लो है, तो उन भाई से निवेदन करूंगा कि 1.5 में भी देख सकता है और 2 में भी देख सकता है या 1.75 में भी देख सकता है मल्टीप्लाई करके, ताकि वीडियो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने रिवीजन के रूप में ले रहे होंगे और जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनसे मेरा निवेदन है कि वो 1 में ही देखें, क्योंकि मैं समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। और अगर 1.5 में देख सकते हो तो उसमें भी देख सकते हो यार। 20 मिनट का वीडियो बनता है, आपको मात्र 12-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। बहुत सुंदर सी बात है। चलिए देख लेते हैं। तो अभी आपको क्या क्या करना है, सूबेदार का करना है और उसका घटना करना है, उसने क्या कांड किया है, क्या वही कांड क्या है उसके बारे में। तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है। तो देखो, ऐसे प्रश्नों को बहुत लोगों को समझने में दिक्कत होती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें उसी प्रश्न का उत्तर देना है दोस्तों जो सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित होगा मतलब 3-4 ऑप्शन है, 3 सही सही सुमेलित होगा और अकेला एक होगा जो सुमेलित नहीं होगा, तो वही आपका आंसर होगा। देखो, महिपत राव दिनकर पहला सूबेदार था। महिपत राव दिनकर पहला सूबेदार था। उसके बाद बनाया विट्ठल राव दिनकर को। उसके बाद बनाया विट्ठल राव दिनकर को। और विट्ठल राव भाई ने ही परगना पद्धति का प्रारंभ किया था, तो ये तो आपका सही है। ठीक है। उसके बाद आया केशव गोविंद। केशव गोविंद ने भाई इसके समय एक क्या कहना चाहिए, वो लुटेरों का क्या नाम था यार, जो लुटेरे आए थे पिंडारी, इसके समय चालू हुआ था पिंडारी वाला। और बस्तर का मौर्य विद्रोह इसके समय में तो नहीं हुआ था। इसके समय में तो बस्तर का मौर्य विद्रोह नहीं हुआ था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बस्तर का जो मौर्य विद्रोह हुआ था केशव गोविंद के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बस्तर का मौर्य विद्रोह हुआ था 1876 में। इसके समय जो काकतीय शासक थे वो थे भैरम देव। भैरम देव, तो भैरम देव के समय बस्तर का मौर्य विद्रोह हुआ था, जिसके नेतृत्व झाड़ा सिरहा कर रहे थे। जिसके नेतृत्व कौन कर रहे थे, झाड़ा सिरहा कर रहे थे। लेकिन केशव गोविंद के समय अगर कोई घटनाक्रम बोले, क्योंकि केशव गोविंद का जो कार्यकाल था वो 1796 से लेके, यहाँ लिख देता हूँ, 1796 से लेकर के 1808 के बीच में था। इस समय इन्होंने सूबेदार के रूप में कार्य किया है और ये 1876 में मौर्य विद्रोह हुआ। तो दोनों का कोई भी तालमेल नहीं बैठता। तो आपका ऑप्शन नंबर सुमेलित नहीं है वाले में तो यही आ जाएगा, क्योंकि यही आपका राइट आंसर है। लेकिन बाकी देख लीजिए, बीकाजी गोपाल के समय सरगुजा का रियासत में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था, ये फैक्ट है आपका। महिपत राव, जो मैंने बोला कि भाई इन्होंने ही पहली बार सूबेदार बनाए गए थे, प्रथम सूबेदार, और इसके समय यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर भी आया था। तो ये सभी तो सही है, लेकिन आपका आंसर जो है असुमेलित है ये वाला। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है। चलिए, बस्तर का विद्रोह किसके समय हुआ था, भैरम देव के समय हुआ था, जो कि काकतीय वंश शासक थे। 385 नंबर है क्वेश्चन आपका, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार को भेंट दी थी? बताएंगे आप। मुगल दरबार में हमारे कलचुरी राजाओं ने एक वो कौन सी प्रथा थी, एक अर्थव्यवस्था की शानदार प्रथा थी। अर्थव्यवस्था की शानदार प्रथा थी, टैक्स सिस्टम था, उसको दिया था। बताओ कौन दिए थे? कल्याण साय। कल्याण साय, ए ऑप्शन है कल्याण साय। ठीक है, ए ऑप्शन है कल्याण साय। मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, काफी रोचक है। छत्तीसगढ़ राज्य के कलचुरी वंश के राजा कल्याण साय ने मुगल दरबार को भेंट दी थी। मुगल बादशाह कौन, नाम याद रखना है हमेशा आपको, जहांगीर। उसकी किताब में भी इसका वर्णन मिलता है, पता है आपको? जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी। जहांगीर की आत्मकथा, आत्मकथा मतलब होता है कि उनके द्वारा खुद लिखा गया। आत्मकथा मतलब होता है उनके द्वारा खुद लिखा गया, में छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासकों का उल्लेख मिलता है। किसमें उल्लेख मिलता है ये भी आपको ध्यान रखना है, तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है। इनके अनुसार कलचुरी शासक कल्याण साय ने 8 वर्ष मुगल शासक जहांगीर के दरबार में रहा है, और भाई वहां के एक हिसाब से वित्त मंत्री जैसा व्यवहार करते थे, क्योंकि इन्होंने टैक्स सिस्टम दिया था। ठीक है, कर वसूल कैसे करना उसके बारे में बताया था। ऐसा देख लो, छत्तीसगढ़ के शासक जो है मुगल, जो कि भारत के सम्राट थे, उन लोगों को ऐसी पद्धति के बारे में बताया था। छत्तीसगढ़ कितना समृद्ध था पहले था और आज भी है, लेकिन सब जानते हो। 386 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष
इस राज्य में राजनांदगांव की बीएनसी मिल के मजदूरों का तृतीय आंदोलन हुआ था? तीसरे क्रम का आंदोलन कब हुआ था? आपको ईयर बताना है। देखो, तीसरे आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के बीएनसी मिल और राजनांदगांव के बीएनसी मिल में 3 आंदोलन हुए हैं। ध्यान से रहना, मैं सारी चीजें तीनों आंदोलन के बारे में अभी डिस्क्राइब कर रहा हूं क्योंकि ये आपको आना चाहिए। पहला आंदोलन हुआ 1920 में। इसके नेतृत्वकर्ता, तीनों के नेतृत्वकर्ता कौन होंगे? आपके ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल जो है तीनों आंदोलन के नेतृत्व करता होंगे। ये किन कारणों से हुआ था वैसे तो मुझे अभी यहाँ नहीं बताना चाहिए, लेकिन आप लोगों को ध्यान रहे उसके लिए मैं बता देता हूँ। इसमें क्या हो गया था कि 12 से 13 घंटे मजदूर को काम करने के लिए बोला गया, एक ये कारण थे। दूसरा कारण था क्या, इसमें जो है वहां की जो परिस्थिति थी वो बिल्कुल अनुकूल नहीं थी, मतलब वहां मेंटेन नहीं होता था। ये सब कारण थे जिसके कारण 37 दिनों का वहां पे आंदोलन हुआ, 37 दिनों का हड़ताल हुआ और जिसके नेतृत्व करता थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अंततः अंग्रेजों को, या अंग्रेजों बोल रहा हूँ, बीएनसी मिल के जो प्रबंधक थे उनको मानना पड़ा। उसके दूसरा आंदोलन हुआ आपका 1924 में। ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है 1924 में। 1924 में दोबारा ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में क्या हुआ, जब एक मजदूर खाना खा रहे थे तो उसके थाली को अंग्रेज के द्वारा पैर से मार दिया गया, पैर से मतलब धक्का दे दिया गया। तो उसके कारण वहां के मजदूर भड़क गए थे और मजदूर भड़कने से फिर अंग्रेजों की पिटाई सिटाई हो गई थी और 13 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर आंदोलन वायलेंट रूप में चला गया, हिंसात्मक रूप में चला गया और वहां पे एक मजदूर की मृत्यु हो गई थी जिसका नाम था जरहू गोड़। याद रखना है, जरहू गोड़ करके एक मजदूर था। इन ये जो है अंग्रेजों के लाठी से, गोली से इनकी मृत्यु हो गई और इसको पहला मजदूर शहीद बोला जाता है। पहला शहीद, मजदूर कम्युनिटी का पहला शहीद मजदूर गोड़। ठीक है, ये फैक्ट कहीं नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से आपके ठाकुर प्यारेलाल सिंह को इस रियासत से, कौन सी रियासत से, राजनांदगांव की रियासत से बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद ठाकुर प्यारेलाल सिंह साहब जो है रायपुर शिफ्ट हो गए। तो ये 2 आंदोलन हो गए। अब बता रहे हैं तीसरा आंदोलन के बारे में। तो तीसरा आंदोलन हुआ था आपका 1937 में। 1937 में तीसरा आंदोलन 1937 में। तो यहाँ पे कोई 1937 तो दिया नहीं है ना, तो इसमें ये 1937 होना चाहिए था। ठीक है, तो तीसरा आंदोलन हुआ था आपका 1937। क्लियर है? तो 1937 में क्या हुए थे, 1937 में क्या हुआ, वेतन में 10% की कटौती कर दी गई थी मजदूरों के वेतन में। उसके दोबारा आंदोलन हुए थे, लेकिन ठाकुर प्यारेलाल सिंह को राजनांदगांव में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, तो वो बेचारे जो है जहां थे वहीं से नेतृत्व कर रहे थे। बाद में फाइनली फिर से बीएनसी मिल मजदूर, जो बीएनसी जो प्रबंधक थे, उनको मानना पड़ा क्योंकि इंटरवेन किया गया किसके द्वारा, आपके ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा। तो इस प्रकार से 3 आंदोलन हुए, इसको ध्यान रखना है। इसके कारण भी मैंने बता दिए, इसके परिणाम भी मैंने बताया। पेपर में आप मेंस के हिसाब से भी लिख सकते हैं और परीक्षा में आएगा तो उसके हिसाब से आप जरूर आंसर कर सकते हैं। तो तीसरा आंदोलन कब हुआ था, 1937 में होता है। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिया था, इसलिए प्रश्न जो है इलिमिनेट हो गया था। ठीक है, पहला 1920, दूसरा 1924, तीसरा 1937। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन है 387 नंबर का। निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति का प्रारंभ किया? अभी बताया था, मराठा में जो सूबेदार थे वो 1787 से लेकर 1818 तक शासन करेंगे। इसमें जो महिपत राव आया था, फिर विट्ठल राव आया था। तो विट्ठल राव कहाँ है, विट्ठल, ये है आपके विट्ठल राव जी। ऑप्शन नंबर डी में विट्ठल राव जी ने सूबेदार की व्यवस्था चालू की थी। चलो, जिसको याद नहीं होता वो कैसे याद करे बताओ तो। देखो, ये दूसरा नंबर का सूबेदार था। ठीक है, विट्ठल 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 विट्ठल, ऐसा करके महाराष्ट्र में एक मंदिर है, पता है, महाराष्ट्र के लोग देवता मानते हैं विट्ठल को, विट्ठल राव को। तो ऐसा से कुछ याद कर लो यार, इन्होंने ही परगना पद्धति चालू किया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। और इनका शासनकाल 1790 से 1795 के बीच में था, 1795 के बीच में था।
वैसे देखो सूत्रधार बोला जाएगा, सूत्रधार, तो सूत्रधार आपके मराठा शासक को लेना है, बिंबाजी को ही, ठीक है, बिंबाजी को ही लेना है। लेकिन सूत्रधार मतलब होता है ये पिता, किसके पिता भाई, इसके परगना पद्धति के सूत्रधार या पिता बोलेंगे तो जनक, बोलेंगे तो बिंबाजी, ठीक है। अगर प्रारंभ किया जो छत्तीसगढ़ में, तो आपका विट्ठल राव दिनकर। क्लियर है, मैं बहुत साफ तरीके से बता रहा हूँ, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 388 नंबर एक क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया। आपको बताना है कौन सी ऐसी संधि हुई जिसके कारण बस्तर का जो इतना समृद्ध क्षेत्र मराठा के नियंत्रण में आया। मराठा वाले लोग कई बार आक्रमण किए बस्तर में, लेकिन आ नहीं पा रहे थे, कई बार परास्त हुए मराठा वाले लोग। लेकिन एक संधि हुई जिसके चलते, और एक आपस में वही बोल रहे ना, घर का बेदी लंका ढाए वाला चीज है, वही हुआ। उसके कारण बस्तर का जो समृद्ध इतिहास है उसमें मराठा एंट्री लिए, और मराठा के बाद एंट्री लेने के बाद अंग्रेज आ गए, हरामी लोग। तो चलो ठीक है, एनीवे, तो अब देखते, ये तो इतिहास है, अब कुछ कर तो नहीं सकते, है ना। तो कौन सा संधि हुआ, ये अपने ज्यादा दूर का नहीं है, कोटपाड़ की संधि हुई थी। उड़ीसा का कोटपाड़ है, उड़ीसा का कोटपाड़ जगह है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में आता है आई थिंक, है ना। तो ये जो है आपके कोटपाड़ की संधि हुई थी। कोटपाड़ की संधि के बाद ही बस्तर का जो क्षेत्र है वो मराठा के नियंत्रण में आ गया था दोस्तों। बस्तर का जो क्षेत्र है वो मराठा के नियंत्रण में आ गया था। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन और साफ तरीकों में बताता हूँ। कोटपाड़ की संधि के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया। कोटपाड़ की संधि भोसले जयपुर एवं बस्तर राजा के मध्य हुआ था। भोसले कौन है, आपका मराठा, और जयपुर शासक कौन है, उड़ीसा वाला, और बस्तर राजा जहां जो हारे थे के मध्य हुआ था। इस संधि में भोसले शासक बिंबाजी की ओर से कौन शामिल हुआ था, त्रयंबक अविराव शामिल हुए थे। जयपुर से कौन था जो उड़ीसा का शासक था, विक्रमादित्य, ठीक है। तथा बस्तर के कौन शासक, दरियार देव। तो दरियार देव को ही संधि करनी पड़ी थी, और दरियार देव, इन तीनों के बीच में कोटपाड़ की संधि हुई थी, जिसके बाद ही बस्तर जो है एक कारणों से माना जाता है कि मराठों के अधीन आ गया था। इस संधि के पश्चात बस्तर भोसले के अधीन हो गया। बस्तर जो क्षेत्र किसके अधीन हो गया, मराठा शासक मतलब भोसले के अधीन हो गए। 389 नंबर का प्रश्न, 389 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान इस राज्य में जंगल सत्याग्रह हुआ। आपको बताना है जंगल सत्याग्रह किस आंदोलन, देखो 3 प्रमुख आंदोलन हुए। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 से 33 के बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, और 1942 के आसपास भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 आंदोलन को भाई हमेशा याद रखना है ना। इन 3 आंदोलन के समय ही छत्तीसगढ़ में अलग अलग घटनाक्रम होते हैं, और व्यक्तिगत सत्याग्रह भी मान लेते हो, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी। तो ये 3 आंदोलन का समय मैंने बता दिया, ये 1920 है आपका, 1942 है आपका, ये 1930-33 मान लो, है ना। 33 में महात्मा गांधी आए थे, इसलिए इतना लंबा मानते हैं। और व्यक्तिगत सत्याग्रह भी, इसका साल कब आ रहा है इसका देखना पड़ेगा। तो लेकिन ये जो आंदोलन है जंगल सत्याग्रह कब हुआ था यार, जंगल सत्याग्रह तो ए और बी दोनों समय हुआ था। असहयोग आंदोलन के समय भी हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भी हुआ था। इसीलिए एक्चुअल में व्यापम जो ये एग्जाम हुआ था उसमें जो है कोई भी करेक्ट आंसर नहीं लिया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह 21 जनवरी 1922 सिहावा में हुआ था। तो ये हो गया असहयोग आंदोलन के समय। उसके बाद क्या हो गया, 1930 में आयोजित जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के हिस्सा थे, अतः प्रश्नगत के हिसाब से जो है सही नहीं है। तो 2-3 आंदोलन हुए अलग अलग जंगल सत्याग्रह वाले, अगर लिस्ट आप देखेंगे तो मैं आपको अगर बता दूं क्या यार इसी प्रश्न में, चलो मैं बता देता हूँ, 1 मिनट रुको। तो मैं आज आपको प्रमुख जंगल सत्याग्रह जो है ना, जंगल सत्याग्रह के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। पहला जब जंगल सत्याग्रह हुआ वो पहली दफा असहयोग आंदोलन के समय हुआ। असहयोग आंदोलन आपका 1920, आप ये मान लीजिए। 1922 में सिहावा
नगरी का आंदोलन हुआ, नगरी सिहावा भी बोला जाता है, या सिहावा नगरी का आंदोलन हुआ। इस समय क्या हुआ, अंग्रेजों ने आदिवासियों के जमीन में टैक्स लगा दिया, पहला चीज, और जो उनके वन अधिकार पट्टा थे उसको छीन लिया गया। उसके लिए 1922 में पहली बार हुआ, जो कि असहयोग आंदोलन के समय हुआ। इसके नेतृत्व करना आपके समझ लीजिए छोटेलाल श्रीवास्तव हर धमतरी के जंगल सत्याग्रह में रहेंगे, छोटेलाल श्रीवास्तव जी, ठीक है। उसके बाद नत्थू जी जगताप और नारायण राव मेघावाले और पंडित सुंदरलाल शर्मा, इन लोगों ने इसका नेतृत्व किया, ठीक है। दूसरा आ जाइए आपका गट्टा सिल्ली का आंदोलन। गट्टा सिल्ली, गट्टा सिल्ली कब हुआ, 1930 में। गट्टा सिल्ली में क्या घटना हुआ, बात देखो, छोटेलाल श्रीवास्तव जी रहेंगे अगेन, ठीक है। छोटेलाल श्रीवास्तव पहला नेता रहेंगे, दूसरा नारायण राव मेघावाले रहेंगे, और आपका नत्थू जी जगताप, ये तीनों नेता थे, ठीक है। कारण क्या था इसका पीछे, इनके पीछे कारण ये था कि जो आरक्षित क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र, उसमें गाय वाले को चराने नहीं देते थे, गाय को चराने नहीं देते थे, वन लाने नहीं देते थे, मतलब पेड़ जलाऊ लकड़ी लाने नहीं देते थे। तो गांव वाले ने जबरदस्ती उन क्षेत्रों में चरा दिया, गाय चरा दिया, उल्लंघन कर दिया, और ये जो है उसके कारण जो है वहां के जो मवेशी लोगों को, मतलब इन लोग अंग्रेज लोग ले गए। तो ये गट्टा सिल्ली का आंदोलन था। गट्टा सिल्ली के बाद आपका 1930 में ही रुद्री नवा गांव का हुआ था। रुद्री नवा गांव का आप याद रखना, ये एक हिंसक आंदोलन था। रुद्री नवा गांव 1930 में हुआ था। लिखावट में मत जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दो, ठीक है, मैं फास्ट लिख रहा हूँ इसलिए। रुद्री नवा गांव जो 1930 में हुआ था, यहाँ पे एक आदिवासी लड़के की मृत्यु हो गई थी, जिसका नाम था, गोली से मृत्यु हुई थी, ठीक है, सरजू गोड़। सरजू गोड़ एक व्यक्ति था जिसका फायरिंग में, अंग्रेजों के फायरिंग में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्यों था, कारण था वही जंगल से घास काटने में, जलाऊ लकड़ी लेने में, इन सब के लिए अंग्रेजों ने बैन कर रखा था। तो गांव वाले ने इसके पीछे आंदोलन किया, और रुद्री नवा गांव का आंदोलन को हिंसक आंदोलन माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों आंदोलन आपके धमतरी जिला में हुआ है, धमतरी जिला में, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा नंबर का है तमोरा। तमोरा, तमोरा को ध्यान रखना, तमोरा महासमुंद में आता है, MHMD मतलब महासमुंद। इसके नेतृत्व करता आपके यति यतन लाल जैन, यति यतन लाल जैन साहब, प्लस शंकर राव गनोद वाले, शंकर राव गनोद वाले, क्लियर है, शंकर राव गनोद वाले थे। इसका एक और चीजों में चर्चा में है, एक दयावती करके एक लड़की थी, बच्ची थी, इन्होंने अंग्रेज को पंजा छोड़ दिया था, मतलब थप्पड़ मार दिया था। इसके 5 हाथ की उंगली कैसे बनेंगे, ऐसे ऐसे बनेंगे। तो ये जो है अंग्रेज अधिकारी को मार दिया था, मार दी थी, झापड़ मार दी थी, इसलिए ये फेमस है, ये वाला जो है ना। तो ये जो है महासमुंद क्षेत्र में है, तमोरा वाला। इसके कारण क्या थे, कारण का कुछ खास नहीं है, जैसे कि सिंपल था, वहां भी वन नीति में इन्होंने तो प्रतिबंध लगा दिया था, इसीलिए वहां के क्षेत्र के लोग भी वो किए थे। तो मैं आपको ये बता दूं, ये 4 आंदोलन हुए थे। ये 4 आंदोलनों में 3 आंदोलन असहयोग आंदोलन के समय ना होकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था, 1930 और 33 के बीच में। एक आंदोलन आपका असहयोग आंदोलन के समय हुआ, इसीलिए ये वाले क्वेश्चन का आंसर जो है ना, A और B दोनों आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए व्यापन में इसको इलिमिनेट कर दिया है। इसी के साथ मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, आपको अगले परीक्षा के लिए काम आएगा। अच्छा लगा होगा तो जरूर मुझे थैंक्स बोलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 390 है, इस राज्य के निम्न में से कौन से संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर शैली से संबंधित थे, जो 1937 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संगीत समिति के अध्यक्ष थे। काफी टफ क्वेश्चन है, चलो आंसर करो। देखो भाई, एक आध तो बाउंसर क्वेश्चन होगा जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना, ये वैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले समझा देता हूँ, फिर आंसर करता हूँ। निम्न में से कौन से संगीतकार है, संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर शैली से संबंधित, एक शैली का नाम है। पंडित मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको। पंडित दिगंबर पलुस्कर शैली से संबंधित है, तथा जो 1937 की बात है में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन, जो त्रिपुरी में अधिवेशन होता है 1937 में, के संगीत समिति के अध्यक्ष थे।
ये छत्तीसगढ़ के व्यक्ति, इसलिए आपको पढ़ना है दोस्तों। पंडित पचकौड़ प्रसाद पांडे जी है वो। पंडित पचकौड़ प्रसाद पांडे जी संगीतकार हैं, जो कि संगीत समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। ध्यान रखना इस प्रश्न को, व्यापम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए आज तो वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि आपको काफी सारी जानकारी मिल गई होगी। ये पचकौड़ पांडे जी हैं, जिसको इस शैली के संबंधित है, और इन्होंने 1937 में अध्यक्षता की थी किसकी, संगीत समिति के। इसी के साथ वीडियो कैसा लगा, अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो ऊपर दिए नंबर पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं, स्कैन करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना।